Hello everybody. Let's start our lesson Colonialism, Rural and Tribal Societies. You have already read in the previous chapter that establishment of East India Company's rule in India was a long journey full of confrontation, struggles, battle, war and diplomatic moves. हाँ जी, तो जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पहले इंडिया पे जो था किन किन ने राज किया. देखो, अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो 6th क्लास में आपने पढ़ा कि इंडिया पे जो इंडिया के ही राजा थे ना, उन्होंने ही राज किया. फिर 7th में हमने पढ़ा मुगल वगैरह, मुस्लिम कंट्रीज का इंडिया में राज आ गया. और फिर अभी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो वो थे मराठास थे, कर्नाटिक वॉर्स, ये सब पढ़ा ना आपने कि कितने सारे उन्होंने वॉर किए, कितनी सारी ट्रीटीज साइन की, डिप्लोमेटिक मूव्स किए. तो इससे सबसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना राज बना लिया. ठीक है जी. द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स एंड बिकम्स अवर मास्टर. तो हम ये जानते हैं वो व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन हमारे राजा बन के बैठ गए. स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कॉन्क्वर्ड इंडिया फ्रॉम साउथ टू ईस्ट. धीरे धीरे उन्होंने पूरी इंडिया साउथ से ईस्ट पे कब्जा कर लिया एंड हेडेड टुवर्ड्स नॉर्थ. और फिर वो नॉर्थ की तरफ बढ़े. दे इमर्ज एज द सुप्रीम पावर इन इंडिया. और इंडिया में वो एक मेन सबसे बड़ी पावर के रूप में एमर्ज हुए, उभरे. देयर वॉज हार्डली एनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय ब्रिटिश. कहते कोई हमारी इंडिया की ना ऐसा कोई भी काम धंधा नहीं था, हमारी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जिसपे इन लोगों ने असर ना डाला हो. अनलाइक द अर्लियर रूलर्स एंड इन्वेडर्स, जैसे पहले भी मैंने कहा ना तुम्हें कि इंडिया में 6th क्लास में तुमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री के रूलर्स थे. तो बाहर से 6th क्लास में आपने 2 पढ़े, अहमद शाह अब्दाली और एक और था मोहम्मद गजनी. तो ये बाहर से इंडिया पे आक्रमण करते थे. अब मुगल ने इंडिया पे आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने तो पूरा अपना राज किया. तो उन लोगों ने ऐसा हाल नहीं किया इंडिया का जैसा अंग्रेजों ने किया था. तभी वो कह रहा है अनलाइक द अर्लियर रूलर्स एंड इन्वेडर्स, अर्लियर रूलर्स और इन्वेडर्स की तरह नहीं था. इंग्लिश टोटली शैटर्ड द ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी. हमारे जो गांव के काम धंधे थे ना, गांव में बेसिकली खेती होती थी, पूरी तरह से इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया. इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश रूइंड द प्रेजेंट्री, अपरूटेड द ट्राइबल्स, डिस्ट्रॉयड ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट. अब इतना ज़्यादा उन्होंने हम लोगों का शोषण किया कि लोग भी बर्बाद हुए, ट्राइबल्स जो सोसाइटीज़ रहती थी वो भी बर्बाद हो गई. और गांवों में जो व्यापार और हाथ का सामान था ना, जो हाथ से वो सामान बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, वो भी उन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया. कॉलोनियल एग्रारियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट. बिफोर द एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले द रूरल लाइफ इन इंडिया वॉज सिंपल एंड सेल्फ सफिशिएंट. जो हमारी रूरल लाइफ थी वो सिंपल थी, मतलब सादा जीवन लोग जीते थे, और गांव के लोगों को जो भी चीज चाहिए वो गांव में ही पूरी हो जाती थी, सेल्फ सफिशिएंट. ब्रिटिश ब्रॉट मैनी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ रैंड रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू गार्ड देयर ओन इंटरेस्ट. अब वो जो पहले सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता था ना, ब्रिटिश ने उस सारे सिस्टम में बहुत सारे चेंज किए. रेवेन्यू लैंड सिस्टम मतलब टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, खेती का, व्यापार का, इंडस्ट्री का और एडमिनिस्ट्रेशन का, सब इस तरह से चेंज कर दिया कि मैक्सिमम फायदा उन अंग्रेजों को ही हो. देयरफॉर ईस्ट इंडिया कंपनी डिवाइज्ड वेरियस मेथड टू इंश्योर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन टेरिटरी एनेक्स्ड बाय देम. तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथड बनाए कि भाई जो इंडियन टेरिटरी जिन पे उन्होंने अधिकार कर लिया था ना, उनसे बस उन्हें अच्छा सा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता रहे. तो उनकी जो पॉलिसीज थी ना, वो भी सारी इसी पे काम करती थी. उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है कि लोग टैक्स दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्या है, कोई मतलब नहीं है. बस उन लोगों को तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए. एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज. ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे वो ज़्यादा ज़मीन पे अपना अधिकार बढ़ाते जाएंगे, उनका टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है, वो भी बढ़ता जाएगा. सो मच सो दैट द लैंड रेवेन्यू बिकेम द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी. और कंपनी का जो मेन कमाई का जरिया था ना, वो ये
रेवेन्यू सिस्टम ही बन गया। एट दिस स्टेज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वर इंट्रोड्यूस विद द एम टू लेजिटिमाइज द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉइटेशन। फिर वही बात है, उन्होंने अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स किए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। Therefore, the zamindari system under the permanent settlement was introduced in Bengal in 1793 by Lord Cornwallis. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक ये जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बंगाल में 1793 में। तो अब इन्हीं सिस्टम के बारे में आप सारा पढ़ेंगे। देखो, एक आ गया आपका जमींदारी सिस्टम, एक रॉयतवारी सिस्टम, ठीक है, साउथ और वेस्ट एशिया में, और पंजाब और नॉर्थ वेस्ट और अवध में महलवारी सिस्टम। तो ये सारे रेवेन्यू सिस्टम है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जमींदारी सिस्टम, जमींदारी वॉज मेड अ हेरिडिटरी राइट ऑफ द जमींदार अंडर द परमानेंट सेटलमेंट और द जमींदारी बंदोबस्त। ये जो इंडिया में सिस्टम है ना जमींदारी सिस्टम, ये ना पहले से ही चल रहा था, और आज़ादी के बाद भी तुमने अगर कोई सुना हो, कोई रिलेशन में हो, कहते हैं अरे ये तो जमींदार है। मतलब इसका काम था, जो लैंड है ना, गांव की जो ज़मीन है, समझ लो ये उसका मालिक है, और ये उससे लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। अब इसमें क्या था, जमींदारी सिस्टम में ये हेरिडिटरी राइट था, मतलब एक जमींदार तो उनके आगे बच्चे भी क्या होंगे, जमींदारी होंगे। तो उनमें क्या था, दे वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, लैंड का उन्हें मालिक बना दिया गया, और 89 रेवेन्यू, जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ना, उसका 89% उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। देयर ओन शेयर वॉज 11%, और उनका खुद का शेयर क्या था, सिर्फ 11%। द सिस्टम गेव बर्थ टू न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड कॉल्ड जमींदार्स हु हैड द पावर टू इविक्ट एनी कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज। अच्छा, अब ये एक नया, ये सिस्टम ने एक नई क्लास को जन्म दे दिया जिसको हम कहते हैं जमींदार। जैसे हम कहते हैं ना ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये वो है, वैश्य है, ऐसे ही यहाँ पे एक जमींदार बन गया, और जिसका उसको ये भी पावर थी कि मान लो कोई किसान अगर खेती कर रहा है लेकिन वो रेवेन्यू नहीं दे पाता, तो वो उसकी ज़मीन उससे छीन लेते थे। एज सच दे यूज अपोजिव मेथड्स टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी बहुत अपोजिव मेथड्स वो यूज़ करते थे टैक्स लेने के लिए। मतलब अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसे बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते थे। द पोजिशन ऑफ द कल्टिवेटर्स बिकम मिजरेबल, अब इससे उनको टैक्स देना पड़ता था, पैसा है या नहीं है, फसल अच्छी हुई या नहीं हुई, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो इससे जो कल्टीवेटर्स थे, किसान थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। ऑन द अदर हैंड मैक्सिमम बेनिफिट वेंट टू जमींदार, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो था वो किसको होता था, जमींदार को। अब है आपका रॉयतवारी सिस्टम। रॉयत मतलब सारे सिस्टम्स हैं लैंड कलेक्शन रेवेन्यू के, लेकिन इंडिया में अलग अलग जगह। आपका जमींदारी सिस्टम आया बंगाल में, ठीक है। अब ये रॉयत वाली आपका आया था, कहाँ पढ़ा था आपने लास्ट में, रॉयत वाली सिस्टम आपका ये था आपका साउथ और वेस्ट इंडिया में, ठीक है ना। अब यही साउथ में ही है, मद्रास साउथ में ही है। दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो इन मद्रास। 1820 में ये थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। लेटर इट केम इनटू इफेक्ट इन मुंबई, अब ये बाद में मुंबई में भी लागू हो गया। दिस सिस्टम एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड रायोट्स, दैट इज द कल्टीवेटर्स। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें कोई जमींदार नहीं था, गवर्नमेंट और कल्टीवेटर जिसे रायोट्स कहा जाता था, सेम उन दोनों के बीच में ही एग्रीमेंट हुआ। और रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टीवेटर, तो गवर्नमेंट कल्टीवेटर्स से यानी किसान से सीधा रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती थी, लेकिन ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता था। देखो, डू यू नो में देखो, द रॉयट्स वर फोर्स्ड टू पे रेवेन्यू सिस्टम व्हेन देयर वर नो क्रॉप्स ड्यू टू फ्लड्स, ड्रॉट और एनी अदर नेचुरल क्लैमिटी। मतलब कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, उनकी फसल हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना ही पड़ता था। नेक्स्ट आपका है महलवारी सिस्टम। अब ये 1882 में कहाँ, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, गंगा की वैली में, ये गंगनेटिक वैली, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में लागू हुआ। इन सिस्टम सेटल वॉज मेड कलेक्टिवली विद अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स कॉल्ड महल। अब इसमें क्या है, लोगों का एक ग्रुप बना लिया गया, लोग विलेजेस में जो थे विलेजर्स, ग्रुप ऑफ विलेजेस बना लिया गया, मतलब गांवों को इकट्ठा कर लिया गया और उसको पूरा कहा गया महल।
अब सिंस द लैंड फॉरेस्ट एंड पास्चर्स बिलोंग टू विलेज कम्युनिटी द विलेजेस वर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अब ये जो महल थे, है ना, तो इनको, अब तो महल में बहुत सारे गांव आ गए, तो उनके फॉरेस्ट जो भी था सब कुछ एक गांव के ही बिलोंग होते थे, तो ये गांवों की कलेक्टिवली जिम्मेवारी हो गई कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स दें। और वहां पे जो खेती होती थी ना, इट वॉज लेविड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ महल, जो गांव की पूरी खेती होती थी उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। महलवारी सिस्टम प्रूव टू बी अ कर्स फॉर द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रोविशमेंट, इविक्शन फ्रॉम लैंड, एक्सप्लॉइटेशन एंड द हैंड ऑफ मनी लैंडर्स। कहता है महलवारी सिस्टम जो है वो बहुत खतरनाक साबित हुआ, उनको अपनी लैंड्स छोड़नी पड़ी, मनी लैंडर्स जो थे वो उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। द widespread resentment among the farmer of North India between 1830 to 1840 was one of the causes of revolt of 1857। तो कहता है अब ये जो इतना रिसेंटमेंट मतलब होता है मतलब क्या कहें, आंदोलन या जो उनके साथ बुरा हुआ था, वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट मतलब विद्रोह समझ लो, कि फार्मर ने मतलब बहुत दुखी हो गए थे तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह का भी ये एक कारण था।